हेलो एवरीवन। सो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से एक न्यूली लिस्टेड कंपनी आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे मेन रीजन क्या है इसको डिस्कस करने का, तो वी ऑल नो पिछला जो एक सवा साल 1.5 साल गया है ये कैपिटल मार्केट के लिए ओवरऑल बहुत चैलेंजिंग रहा है। स्पेशली ब्रोकिंग कंपनीज का अगर हम देखें तो उनका वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव हो गया, सेल्स पे इंपैक्ट पड़ा, मार्जिन प्रॉफिट सब पे इंपैक्ट पड़ा है। वहां पे ये जो एक ब्रोकिंग कंपनी है इसके स्टॉक में अगर आप लास्ट 2-2.5 महीना देखोगे जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, 50% से ज्यादा का रिवॉर्ड इसको मार्केट की तरफ से मिला है, यानी मोर देन 50% का रिटर्न ये स्टॉक डिलीवर कर चुका है सिर्फ लास्ट 2 सवा 2 महीने के अंदर। तो उसका क्या रीजन है, क्या यूनिकनेस है इनके बिजनेस मॉडल के अंदर अगर हम बाकी ब्रोकर से कंपेयर करें, यहां से आगे का कैसा आउटलुक है, मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस वगैरह है, एंड ओवरऑल कैसा इनका मॉडल है, इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर कंपनी है सेम उसी ग्रुप की कंपनी है, आनंद राठी वेल्थ, जिसको हम कितने टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। एंड आप बोल सकते हो कि डीएनए भी जो है ना इनका वो काइंड ऑफ वैसा ही है, मतलब रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस रहता है, अनलाइक जो हम बाकी ब्रोकिंग कंपनीज के बिजनेस मॉडल देखते हैं जहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा है। और इसीलिए आप देखोगे कि आनंद राठी वेल्थ जो है, मतलब इसी इसी ग्रुप की जो कंपनी है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर, उसको भी वेल्थ मैनेजमेंट में सबसे प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है अक्रॉस मार्केट साइकिल, चाहे जब बुल रैली थी या अभी जो ये बियर मार्केट बोलो या जो भी आप मार्केट बोलो पिछले एक सवा साल से, इस मार्केट में भी उसके स्टॉक को हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है। 60-70 के मल्टीपल्स पे वो ट्रेड करता है। क्यों करता है? क्योंकि अनलाइक जो बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनमें किसी का ब्रोकिंग और एएमसी वाला बिजनेस है, किसी का ब्रोकिंग के साथ में वो जो आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला बिजनेस है, वो उनके रेवेन्यू को, प्रॉफिट को वॉलेटाइल बना देता है। आनंद राठी को आई नो, मतलब लास्ट ईयर काफी सारे लोग एक तरीके से आप बोल सकते हो थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते थे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है एक तरीके से ही और इसको 60-70 का पी मल्टीपल मिलता है, लेकिन मार्केट जो है वो उसके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से नहीं देता है उसको ये 60-70 का पी। उसको जो इतना वैल्यूएशन उसको मिलता है वो उसकी रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी पे मिलता है। मतलब आप देख लो पिछला एक सवा साल बाकी सारी कंपनीज में रेट ऑफ ग्रोथ जो चेंज हुआ और आनंद राठी में जो रेट ऑफ ग्रोथ चेंज हुआ, उनके मार्जिन प्रॉफिट पे जो इंपैक्ट पड़ा, उसमें बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसकी वजह से उसको हमेशा से प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है। तो काइंड ऑफ उसी तरीके का मॉडल ना इन्होंने अपने इस ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर भी बनाया है, ये जो आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर वाली कंपनी है। तो इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं और साथ में Q2 के नंबर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनका रेवेन्यू सेगमेंट देखें ना, रेवेन्यू मिक्स किस तरीके का है, तो वैसे तो ये ब्रोकर है लेकिन आप देखोगे जो प्योर ब्रोकिंग बिजनेस है उससे कंपनी को सिर्फ 50-51% के आसपास रेवेन्यू आता है। जो बाकी का बिजनेस, जो बाकी का रेवेन्यू है यानी 49-50%, वो कंपनी का नॉन ब्रोकिंग बिजनेस है। तो एक तरीके से क्या हो गया, मार्केट एग्नोस्टिक हो गया ना मेरा बिजनेस। मतलब जो ब्रोकिंग बिजनेस जो ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, मार्केट की साइकिल पे डिपेंड करता है, उससे तो मेरे को सिर्फ 50% रेवेन्यू आता है, बाकी का 50% मेरा नॉन ब्रोकिंग से आता है। नॉन ब्रोकिंग में क्या है, सबसे पहले आपका ये 16% आता है इनको इंटरेस्ट इनकम मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी के ऊपर, एमटीएफ के ऊपर। एमटीएफ आप बहुत सारे ब्रोकर्स को देखोगे, चाहे फुल सर्विस ब्रोकर्स हो, इवन जो आपके डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, वो भी आज के टाइम पे इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं एमटीएफ बुक के ऊपर। एमटीएफ होता क्या है, तो बेसिकली ब्रोकर जो है वो अपने क्लाइंट को, अपने इन्वेस्टर को खुद से एक तरीके का लोन देता है कि आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट वगैरह करना है, मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो ब्रोकर आपको एक तरीके का लोन देता है। लेकिन अगेन मतलब उसमें वो कोलैटरल रखता है, आपकी जो सिक्योरिटीज वगैरह है उसको अपने पास में एज अ कोलैटरल रखता है कि कल को चल के अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव मूवमेंट होती है और आप इस पोजीशन में नहीं हो कि वो मार्जिन आप फुलफिल कर पाओ, तो ब्रोकर आपके उस कोलैटरल को, सिक्योरिटी को लिक्विडेट करके अपना जो भी अमाउंट है उसको वो फुलफिल कर लेगा। तो उस तरीके से ये वर्क करता है और ब्रोकर उस पर इंटरेस्ट इनकम कमाता है। तो ये इस वाले पार्ट से इनको कितना रेवेन्यू आता है, 16%। अब ये मार्केट पे डिपेंड नहीं करता ना, एमटीएफ बुक अगर मैंने बनाया है अपना और वो कंसिस्टेंटली ग्रो करता जा रहा है, तो उसका मतलब मेरे बिजनेस में ऐसे कस्टमर्स हैं जो मेरे से लोन लेके एक तरीके से एमटीएफ बुक के अंदर अपना ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो वो तो मुझे स्टेबल इनकम देता है, मार्केट चाहे अच्छा करे या बुरा करे। तो ये 16% इनकम कंपनी को एमटीएफ बुक से आता है। फिर 14% इनकम इनका आता है डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वेल्थ प्रोडक्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करता हूं वहां से मुझे बाकी का 14% रेवेन्यू आता है। और 19% 20% रेवेन्यू आता है इनका अदर इनकम। अदर इनकम क्या है, तो जैसे आई मीन एक ब्रोकर को ना एक्सचेंज के पास में बहुत सारी चीजों का मतलब एक तरीके का मार्जिन देना पड़ता है। जैसे अगर आप एमटीएफ भी अलाउ कर रहे हो अपने क्लाइंट को, तो आपको भी, ब्रोकर को भी मार्जिन देना पड़ता है एक्सचेंज को। तो इन सारी चीजों के लिए ब्रोकर क्या करता है, बैंक गारंटी देता है। अब बैंक जो है ऑफकोर्स वो बोलेगा कि आप हमारे पास में कुछ कोलैटरल रखो, तो ब्रोकर एफडी करवाता है बैंक के अंदर और बैंक एक्सचेंज को गारंटी देता है, बैंक गारंटी देता है। तो ये जो एफडी इन्होंने करवाई है ब्रोकर ने बैंक के पास में, उससे इनको इंटरेस्ट इनकम आता है। तो ये जो 19-20% इनका रेवेन्यू है अदर इनकम वाला, ये वो इंटरेस्ट इनकम है। प्लस इसके साथ में कुछ और मिसलिनियस इनकम होते हैं, डीपी इनकम वगैरह, वहां से कंपनी को बाकी का 15 से 20% रेवेन्यू आता है। यानी कि लगभग आधा जो मेरा रेवेन्यू है ना वो आई मीन नॉन मार्केट रिलेटेड है, मतलब मार्केट से उसका कोई लेना देना नहीं है, मार्केट एग्नोस्टिक है। तो 50% मेरा ब्रोकिंग है, बाकी का 50% नॉन ब्रोकिंग बिजनेस है।
एक और चीज इसमें अगर आप देखोगे तो विद इन ब्रोकिंग भी कंपनी का रेवेन्यू मिक्स बहुत अच्छा है। जैसे 50% जो इनका ब्रोकिंग में भी रेवेन्यू आ रहा है ना, वो कैश सेगमेंट से आ रहा है, डिलीवरी से आ रहा है, F&O से नहीं आ रहा। जब आप बाकी ब्रोकर्स को देखते हो, डिस्काउंट ब्रोकर्स को, या फिर जो आपके ये 5 पैसा कैपिटल हो गया, जियोजीत हो गया, IFL कैपिटल हो गया, इनका F&O पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है रेवेन्यू की। मतलब 60-70% रेवेन्यू तो इनका सिर्फ F&O से आता है। लेकिन इस कंपनी का विद इन ब्रोकिंग भी जो F&O का रेवेन्यू पोर्शन है वो लगभग 50% है। तो पूरे बिजनेस में जो F&O से मेरे को पैसा आ रहा है वो सिर्फ 20 से 25% आ रहा है, जबकि एंजल वन, बाकी ब्रोकर्स का ये वाला नंबर जो है वो 60-70% चला जाता है। तो ये एक तरीके से मेरे रेवेन्यू को ना काफी ज्यादा स्टेबल बना देता है, काफी ज्यादा सस्टेनेबल बना देता है कि मार्केट अगर खराब भी जाता है, सेबी कोई नया रेगुलेशन लेके भी आता है, तो भी F&O तो मेरे टोटल रेवेन्यू में सिर्फ 20 से 25% ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। प्लस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 50% ब्रोकिंग में और 20-25% पूरे मतलब बिजनेस में मेरा जो F&O से इनकम आ रहा है, ये F&O भी प्योर ट्रेडिंग वाला बिजनेस नहीं है। मतलब जैसे बाकी आप डिस्काउंट ब्रोकर्स पे देखोगे तो वहां तो रिटेलर खुद के बेसिस पे वो F&O में ट्रेड वगैरह करते हैं, पोजीशन बनाते हैं। इनका ये जो F&O से इनकम आता है ना, ये क्योंकि इनके खुद के आरएम इनके क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो वो एज अ हेजिंग, मतलब हेजिंग टूल के लिए उसको यूज करते हैं, और वहां से कंपनी का ये F&O से रेवेन्यू आता है। तो मतलब सिर्फ F&O में ट्रेड करने के लिए इनके क्लाइंट ट्रेड नहीं करते, अपने पोजीशन को, जो कैश मार्केट में इनकी पोजीशन है, उसको हेज करने के लिए वो F&O में ट्रेड करते हैं। तो वहां से बाकी का 20-25% रेवेन्यू आता है। तो मतलब उसकी भी सस्टेनेबिलिटी काफी ज्यादा है, मतलब इनके कंट्रोल में है एक तरीके से वो। देन एक और चीज आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे, ये फुल सर्विस ब्रोकिंग और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं उनके मॉडल में, इनका फोकस किस पे है? एसेट अंडर कस्टडी, यानी क्लाइंट का टोटल इन्वेस्टेबल कॉर्पस मेरे पास कितना है, तो इसमें ग्रोथ कितनी है वाई 39% की। क्लाइंट एक्विजिशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट कितना ग्रो किया है, 7% पे। तो इनका मेन फोकस किस चीज के ऊपर है कि नंबर ऑफ क्लाइंट मुझे ज्यादा चेंज नहीं करना है, नंबर ऑफ क्लाइंट मेरा नॉर्मल रेट से ग्रो करेगा तो भी चलेगा। मेन मेरा फोकस क्या है, मेरा प्ले ग्राउंड क्या है, कि जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है उसका वॉलेट शेयर गेन मैं कितना कर पा रहा हूं। जो आपके ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जैसे ग्रो, एंजल वन, जीरा, जीरो था, इनका फोकस किस चीज के ऊपर है, ये चेज करते हैं वॉल्यूम को, कि नंबर ऑफ क्लाइंट हम ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करें। इंडिया में अगर 100 डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं तो मेरे पास में 20 आए, 25 आए, ज्यादा से ज्यादा आए। मेरा जो इक्विटी में जो टर्नओवर होता है उसमें मेरा मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए। कमोडिटी में जो टर्नओवर होता है उसमें मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए। आपका ये जो एनएससी में एक्टिव क्लाइंट है उसमें मेरा मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए। इन सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स का फोकस उस चीज के ऊपर है। लेकिन ये कंपनी किस चीज पे फोकस कर रही है कि जो मतलब मार्केट शेयर में कोई लेना देना नहीं है इनका। अगर आप मार्केट शेयर भी देखोगे कैश में या फिर F&O में, तो बहुत कम मार्केट शेयर है कंपनी का। इनका फोकस है वैल्यू के ऊपर, कि जो मैं क्लाइंट लेके आया हूं ना सिस्टम में, उससे मैं ज्यादा से ज्यादा वॉलेट शेयर गेन करूं, उसका इन्वेस्टेबल कॉर्पस ज्यादा से ज्यादा मेरे पास में आए। ये काइंड ऑफ आप वेल्थ मैनेजर वाली मेंटालिटी बोल सकते हो, जो आपकी आनंद राठी वेल्थ हो गया, नुवामा वेल्थ हो गया, ये इस तरीके की बातें करते हैं कि क्लाइंट हमारे साथ में 1 करोड़ के कॉर्पस से स्टार्ट करता है, फिर हम उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स में लेके आते हैं, बीएमएस के साथ में, AIF में, रियल स्टेट में, म्यूचुअल फंड में। तो वैसी मेंटालिटी है इनकी, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका क्लाइंट स्टिकीनेस बढ़ेगा। जैसे आप ये वाला स्लाइड देखोगे तो ये बिल्कुल आपको जैसे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट का मॉडल है ना, उसका एक तरीके से रिफ्लेक्शन देता है। क्लाइंट स्टिकीनेस कितना स्ट्रांग है कंपनी का। 57% जो इनके क्लाइंट्स हैं वो 3 साल या उससे भी ज्यादा के टाइम से इनके साथ में जुड़े हुए हैं। ये फुल सर्विस ब्रोकर है, मतलब आरएम वगैरह सारी सर्विसेज वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को। और आप देखो 57% क्लाइंट इनके पास में 3 साल या उससे ज्यादा के टाइम पे हैं, क्योंकि जितना लंबा क्लाइंट मेरे पास में रुकेगा उतना ज्यादा मैं उसको मल्टीपल सर्विसेज दे पाऊंगा, उतना ज्यादा उसकी जो पूरी फाइनेंशियल नीड है उसको मैं केटर कर पाऊंगा। और फिर उसी के लिए आप देखो जो इनका मतलब टारगेट जो रहता है, किस एज सेट के क्लाइंट को हमको एक्वायर करना है। सो 84% जो इनके क्लाइंट्स हैं वो 30 ईयर्स या मोर देन 30 ईयर्स है। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। मतलब जब हम ये डिस्काउंट ब्रोकर्स को देखते हैं, एंजल वन को आप देखो, हर एक क्वार्टर में कंपनी क्या बताती है कि 90% या 95% हमने जो क्लाइंट्स एक्वायर करे हैं उनका एज कितना है, 20s में है, 25 ईयर्स, 27 ईयर्स की एवरेज एज है उनकी। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि हमें आज इस चीज पे फोकस करना है कि कैपिटल मार्केट में जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है ना, मतलब इंडिया में इतने कम लोगों का डीमैट अकाउंट है, तो वो ईयर आफ्टर ईयर आपका ग्रो करता जा रहा है। ऑफकोर्स किसी साल आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी, किसी साल आपको ग्रोथ कम दिखेगी, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में हर एक साल आपका नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसमें आज उनका फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि यूथ को अगर हमने टारगेट कर दिया उनका, अगर आप मार्केटिंग कैंपेन भी देखो ना, एंजल वन का देखो, ग्रो का देखो, वो यूथ को टारगेट करता है। बिकॉज उनको पता है कि आज इनका करियर स्टार्ट हुआ है, जॉब में ये एंटर हुए हैं या बिजनेस अभी इन्होंने जस्ट अपना स्टार्ट किया है, लेकिन अगला जो 15-20 साल जो इनका रहेगा ना, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे रहे। इसीलिए आप देखो इन्होंने स्टार्ट किया 1-2 प्रोडक्ट से, आज एक इन्होंने पूरा फाइनेंशियल बास्केट बना दिया है। मतलब इंश्योरेंस से लेकर के लैंडिंग प्रोडक्ट से लेकर के आपका हर एक चीज, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव कर दिया, सो दैट कस्टमर अगला रिटायरमेंट तक जो भी इन्वेस्ट करे वो हमारे प्लेटफॉर्म पे करे। तो इनका फोकस है अभी वॉल्यूम पे, कि ज्यादा प्लेटफॉर्म पे मतलब लोग लेके आ जाओ अपने प्लेटफॉर्म पे, फिर अगला 20-25 साल जो है उन्हीं क्लाइंट से हमको और ज्यादा रेवेन्यू आता रहेगा।
मतलब एंजल वन के स्लाइड में हम देखते हैं ना, वो देते हैं FY22 में जो उन्होंने क्लाइंट ऑनबोर्ड करे थे, उनसे उनको वॉल्यूम FY23, FY24, FY25, इवन FY26 से भी आ रहा है। वो क्या दिखा रहा है? प्लेटफॉर्म की स्टिकीनेस। आज हमारा फोकस है वॉल्यूम पे, लेकिन ये क्लाइंट हमको अगले 5 साल 10 साल तक रेवेन्यू देता रहेगा। बट आनंद राठी, ये जो स्टॉक ब्रोकर वाला जो कंपनी है, ये किस पे फोकस कर रहा है? ये फोकस कर रहा है कि आज ही मेरे को वैसा क्लाइंट चाहिए जिसके पास में इन्वेस्टेबल कॉर्पस बड़ा हो। अगर मैं यूथ को चेज करने जाऊंगा तो मतलब उसके पास में उतना बड़ा वेल्थ थोड़ी होगा मेरे पास में, मेरे साथ में इन्वेस्ट करने का। लेकिन सबसे मतलब कॉमन सेंस की चीज है ना कि आपके पास में इन्वेस्टेबल कॉर्पस कब बड़ा होता है? 20s में या 30s में या 40s में। तो जितना ज्यादा आपकी एज होगी उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टेबल कॉर्पस बड़ा होगा। तो इसीलिए कंपनी फोकस करती है जो आपके मतलब जितने मेच्योर क्लाइंट्स होते हैं। देन इनका अगर हम ये इनका पूरा इंफ्रा वगैरह भी देखें, जैसे रिसर्च टीम भी है कंपनी की, फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट्स ये डिलीवर करते हैं, टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट्स कंपनी बनाती है। ये किस चीज़ के लिए बनाती है? इसीलिए कि इन सारे क्लाइंट्स को केटर करना है। पूरा इंफ्रा हमने बनाया हुआ है, तो उनका खर्चा मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा जब मेरे पास में मतलब बड़ा क्लाइंट आएगा, HNI क्लाइंट हो गया, अल्ट्रा HNI क्लाइंट हो गया, उस कैटेगरी के क्लाइंट्स को। MTF बुक अगर हम देखें तो वो भी कंपनी का ग्रो किया है लगभग 41% से YoY लेवल पे। इंटरेस्ट इनकम भी इसमें ग्रो कर रहा है। प्लस इन्होंने ये डाइवर्सिफाइड रखा है, मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है कि सिर्फ HNI को मैं MTF दे रहा हूँ। इवन जो रिटेल हैं, मास एफ्लुएंट्स हैं, उनके साथ में भी कंपनी MTF बुक को ग्रो कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी क्या करती है? सो उनके पास में 3 प्रोडक्ट्स हैं एक तरीके से। एक तो म्यूचुअल फंड है और साथ में PMS और AIF भी है। प्लस PMS और AIF का शेयर इंक्रीज हो रहा है। पिछले साल ये 20-21% था, अब ये 25% के आसपास है। इसकी इनकम भी आपकी 74% से ग्रो करी है इस क्वार्टर में। देन नंबर्स अगर हम देखें इस क्वार्टर के, तो Q-on-Q नंबर क्यों दिया है कंपनी ने? क्योंकि हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि जो पिछला साल था ना आपका कैपिटल मार्केट का, वो जो फर्स्ट हाफ था लास्ट ईयर का, वो बहुत अच्छा था। मतलब उसमें आपको अगर याद हो जो जो इलेक्शन वगैरह का टाइम था, तो मार्केट ने एक बहुत मतलब डिप भी मारा था और उसके बाद सितंबर में मार्केट ने अपना हाई बनाया था। तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल मार्केट के लिए वो बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स जैसे आपका ये ट्रू टू लेवल आया, फिर आपके वो F&O के रूल्स वगैरह स्ट्रिक्ट हो गए, तो जो पिछला 7-8 महीना गया है कैपिटल मार्केट का, वो बहुत खराब गया है। तो YoY कंपेरिजन सही नहीं है, आपको कंपेरिजन जो है वो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करना है। तो वहां पे आप देखोगे तो 13% की ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। देन मार्जिन्स कंपनी के और इंप्रूव हुए हैं। प्रॉफिट में भी आप देखोगे काफी अच्छी ग्रोथ है, 22% की। ROE ROC का नंबर भी अच्छा है। फर्स्ट हाफ टू फर्स्ट हाफ अगर हम कंपेयर करें तो अगेन मतलब सही कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि पिछले साल का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था। इस साल का ये जो फर्स्ट हाफ है, इसमें रूल रेगुलेशन ही आपके चेंज हो चुके हैं, मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे तो नंबर्स इतने खराब नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर्स के नंबर जो है वो 30% 40% का डी ग्रोथ है, इनके नंबर्स फिर भी काफी स्टेबल लगते हैं। एक और तरीका है कंपेयर करने का, H1 ऑफ FY26 फ्रॉम H2 टू ऑफ FY25, यानी कि इस साल का 6 महीना और FY25 का जो लास्ट का 6 महीना था, क्योंकि दोनों में सेंटीमेंट मार्केट का एक ही जैसा था, रूल रेगुलेशन चेंज हो चुके थे। तो उसमें भी अगर आप कंपेयर करोगे तो इनका रेवेन्यू वगैरह 6% से ग्रो किया है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, पैट में लगभग 27% की ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो मतलब आने वाले क्वार्टर जो है उसके लिए मोमेंटम सही बन रहा है, ग्रोथ ओवरऑल अच्छी आ रही है। जो वर्स्ट था एक तरीके का चैलेंजिंग टाइम था, वो इनके लिए जा चुका है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था आनंद राठी के ऊपर। अब अगर इनका कॉनकॉल का डिस्कस करें तो मतलब बहुत छोटा कॉनकॉल था, मेनली कुछ चीजों पे इन्होंने बात करी है। सबसे पहले तो जो IPO लाने का इनका मेन पर्पस था, लगभग 750 करोड़ का IPO लेके आए हैं। MTF बुक को ग्रो करने के लिए लाए हैं ये। पहले इनका आई थिंक डेट टू इक्विटी 2 के आसपास चला गया था, अब डेट टू इक्विटी बिलो 1 हो गया है। तो MTF बुक को कंपनी ग्रो करने को देख रही है। अभी 1085 करोड़ का MTF बुक है, इसको कंपनी 1500 करोड़ तक लेके जाना चाह रही है बाय द एंड ऑफ FY26, यानी कि अगले 6 महीने के अंदर। तो लगभग 40% की ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं सिर्फ अगले 6 महीने में। इसके साथ में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन AUM अगर आप अभी देखोगे इनका तो 7700 करोड़ है। इसको भी कंपनी नेक्स्ट 6 मंथ्स में 9500 करोड़ लेके जाना चाह रही है, यानी उसमें भी 22 से 23% की ग्रोथ रहेगी। और इनका ओवरऑल टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ FY27 हमारा जो ये रेवेन्यू मिक्स है ना, वो 50-50 हो जाए, 50% ब्रोकिंग, 50% नॉन ब्रोकिंग। तो इस तरीके का टारगेट है, यानी रेवेन्यू में और ज्यादा स्टेबिलिटी कंपनी लेके आएगी। देन रेवेन्यू गाइडेंस एग्जैक्टली इन्होंने FY26 का तो नहीं दिया है, लेकिन एक इंटरव्यू में मैनेजमेंट ने बोला कि मीडियम टर्म में हमारा एस्पिरेशन है कि 20 से 25% का हम टॉप लाइन ग्रोथ देख रहे हैं, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ, और 30 से 35% का पैड ग्रोथ हम देख रहे हैं। इनको वो जो इंश्योरेंस है उसका भी लाइसेंस मिल गया है, कॉर्पोरेट लाइसेंस मिल गया है। तो कंपनी अब आने वाले क्वार्टर्स में जो आपके इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, अदर जो आपके वो एंडोमेंट वाले लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स भी कंपनी क्रॉस सेल कर सकती है। मतलब इनका मेन टारगेट है कि हमारे जो ब्रोकिंग क्लाइंट्स है ना, चाहे वो HNI कैटेगरी के हो, अल्ट्रा HNI कैटेगरी के हो, उनका फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी
नीड्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब हम इन हाउस सॉल्व करके दें उनको। तो उसी के लिए कंपनी सारे प्रोडक्ट्स ऐड करती जा रही है। तो ये सारा इनका टारगेट बनता है। अब इनको मतलब अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखने जाओगे ना, तो अभी ऑफ कोर्स पी तो वैसे बहुत हाई है, 44-45 का पी लगता है। लेकिन एक पॉइंट समझने वाला है कि जैसे आनंद राठी वेल्थ को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है पूरे वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर, मोस्ट लाइकली जिस तरीके का इनका मॉडल है, इन्होंने जो क्रिएट करा है, जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, जो सस्टेनेबिलिटी है, ऐसा अगर मॉडल इनका सस्टेन करता है आगे चल के भी, तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी ना इस स्टॉक को हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा। मतलब जैसे हम बाकी ब्रोकर्स को देखते हैं ना, 20-25 का एवरेज पी होता है या 30 का एवरेज पी होता है, इनको हमेशा बाकियों के कंपैरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशन ही मिलेगा। क्योंकि जब भी मार्केट खराब करेगा तो इनके रेवेन्यू में, इनके नंबर्स में जो डी ग्रोथ होगा या डिक्लाइन होगा, वो बाकी के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। तो ये इनको हमेशा एक एडवांटेज देगा और प्रीमियम वैल्यूएशन के स्टॉक के अंदर हमेशा रहेगा। अभी ऑफ कोर्स करंट लेवल पे ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं बन रहा, बिकॉज एटलीस्ट अभी कंपनी लिस्ट हुई है, तो 1-2 क्वार्टर को और वेट करना चाहिए। आगे मैनेजमेंट कैसा गाइडेंस देता है, FY27 के लिए कैसा गाइडेंस देता है, उसके लिए वेट करना चाहिए। लेकिन रडार पे रखने वाला बिजनेस है। तो जब भी इनके Q3 के रिजल्ट आएंगे, नंबर्स आएंगे, उसको जरूर डिस्कस करेंगे। एक और इसमें पॉइंट अगर हम कवर करें, ये जो कैपिटल मार्केट का साइकिल चल रहा है ना, अगर मुझे इसमें टर्न अराउंड प्ले करना है, मतलब कि डाउन साइकिल से अप साइकिल जब जाएगा मार्केट में, तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल अपसाइड है वो आपके दूसरे ब्रोकर्स में है। वो आनंद राठी वाले मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे ब्रोकर्स का नंबर ऑलरेडी खराब हो चुका है ना। चाहे आप वो डैम कैपिटल को देख लो, IIFL कैपिटल को देख लो, इवन एंजल वन को देख लो, जिनके EBITDA मार्जिन कहाँ 45-50% होते थे, अब 20s और 30s में आ गए। लेकिन उन्होंने Q4 एग्जिट का गाइडेंस दिया कि हम 40-45% के EBITDA पे पहुंच जाएंगे। तो अगर मुझे ये टर्न अराउंड प्ले करना है कैपिटल मार्केट का ब्रोकिंग बिजनेस के साथ में, तो वहां पे उन सारे ब्रोकर्स में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एज कंपेयर टू आनंद राठी। लेकिन हाँ, आनंद राठी एक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टीडी परफॉर्मर रहेगा अक्रॉस साइकिल। ये बहुत सारे बाकी प्लेयर्स को आउट परफॉर्म कर सकता है, जिस तरीके का इनका अभी मॉडल है। हालांकि एंजल वन भी अब धीरे धीरे अपना उसने वो पूरा वेल्थ बास्केट क्रिएट कर दिया है, कंपनी के वेल्थ मैनेजमेंट के क्लाइंट भी धीरे धीरे ऑनबोर्ड होते जा रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट अगला 2-3 साल उनको लगेगा वो स्टेबिलिटी अचीव करने में। वहां पे आनंद राठी वेल्थ जो है वो ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका है। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो आनंद राठी वेल्थ पूरे ब्रोकिंग में एक उस तरीके का प्लेयर है। लेकिन अगर मुझे टर्न अराउंड प्ले करना है, तो जो बाकी आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, जो आपके ब्रोकिंग प्लेयर्स हैं, उनमें वो ज्यादा अच्छा पोटेंशियल अपसाइड लगता है। बाकी यहाँ ट्रैकिंग तो हमको करना ही है। Q3 के जब नंबर्स आएंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, शायद आगे का और अच्छा सा आउटलुक भी मिले मैनेजमेंट की तरफ से। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।